नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। नई शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी को ध्यान में रखकर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। नाउन और प्रोनाउन पर हमने जानकारी हासिल की है और इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे। वर्ब बेसिकली दो पार्ट में बांटी जाती है। एक तो मेन वर्ब होती है और एक एक्सिलरी वर्ब होती हैं, या जिनको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो होती हैं। बेसिकली मेन वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाता है। कोई कार्य आप कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, एक्शन जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिससे किसी गतिविधि का होना, किसी कार्य मतलब किसी क्रियाकलाप का होना पाया जाता है, वो बेसिकली मेन वर्ब के अंतर्गत होती हैं और वही बेसिकली वर्ब भी होती हैं। ठीक है। और इन मेन वर्ब्स को सपोर्ट करने के लिए जिन वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है वो एक्सिलरी वर्ब होती हैं। जैसे मैं अगर एक वाक्य बोल रहा हूँ कि राम खाना खा रहा है, तो मैं सिर्फ राम और खाना के लिए ईटिंग नहीं लिख सकता। राम के साथ में और ईटिंग के साथ में एक और नया वर्ड जोड़ूंगा, इज। वही इज एक्सिलरी वर्ब होती है। तो बेसिकली वर्ब दो प्रकार की होती हैं। आपने वर्ब को समझा कि जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए, कोई कार्य हो, और वो वर्ब दो प्रकार की होती हैं। एक मेन वर्ब होती है और एक एक्सिलरी वर्ब होती है। जो मेन वर्ब होती है वही एक्चुअली वर्ब की परिभाषा भी होती है, जिससे किसी कार्य का होना, मतलब जो एक्शन को बताता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, आप कलम से लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, गा रहे हो, हंस रहे हो, तो रन, राइट, रीड, डांस, एब्यूज, ये सभी वर्ब है जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाए। और इनको सपोर्ट करने के लिए जो अलग से वर्ब हम यूज़ करते हैं उनको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब एक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी होती हैं, मॉडल होती हैं। ठीक है। तो उस पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं मेरा जो मतलब अभी इस वीडियो में आपको पढ़ना है, वो ध्यान आपको मेन वर्ब पर देना है। एक्सिलरी पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। मेन वर्ब दो प्रकार से यूज़ की जाती हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ठीक है। ट्रांजिटिव हिंदी में आपने पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक। तो मेन वर्ब जैसे मैंने कहा कि रन, दौड़ना, डांस, राइट, लिखना, ठीक, एब्यूज, गाली देना इत्यादि, ये सभी वर्ब मेन वर्ब के अंतर्गत आती हैं। और ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का क्या मतलब है? ऐसी वर्ब जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ऑब्जेक्ट लगाने का मतलब समझिएगा कि उस वर्ब के पूरा होने के लिए जरूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट हो। विदाउट ऑब्जेक्ट वो वर्ब यूज ही नहीं हो सकती। जैसे मैं खा रहा हूँ, तो मुझे खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, मैं कैसे खाऊंगा अभी बताइए। कि अगर खाने का काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो खाना वर्ब जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं आई एम ईटिंग फूड, मान लीजिए मैं भोजन कर रहा हूँ, तो मुझे खाने के लिए क्या है मिला, भोजन। ईट जो वर्ब है वह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, या यूँ कहें कि वह वर्ब ट्रांजिटिवली यूज की जा रही है। ठीक है। वर्ब को ट्रांजिटिवली या इनट्रांजिटिवली भी यूज किया जा सकता है। कुछ बुक्स में ये कहा जाता है कि वर्ब ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव नहीं होती है, बल्कि उसका यूज कैसे किया जाता है। तो चाहे भी जो भी हो, लेकिन समझना यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब आप उसी वर्ब को कहोगे जो बिना ऑब्जेक्ट के न यूज की जा सके, मतलब जिसके लिए ऑब्जेक्ट मस्ट है। समझ रहे हो? तो आप ये देखो किसी वर्ब को मतलब अगर आपके सामने वर्ब आई, 4 वर्ब आपके सामने एग्जाम में दे दिया गया और पूछा कि इसमें कौन सी इनट्रांजिटिव है, कौन सी ट्रांजिटिव है, तो अपने दिमाग से ये प्रश्न करो कि भाई कौन सी ऐसी वर्ब है जिसको पूर्ण होने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है, बिना ऑब्जेक्ट के वो पूरा नहीं होगा। जैसे सिंग, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा सिंग, तो भाई गा रहे हो तो कुछ तो गाओगे, कुछ तो गाने के लिए चाहिए, ऐसे थोड़ी ना गा दोगे। तो गाने के लिए कुछ तो आपके पास होना चाहिए। तो सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग, मान लीजिए आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक। लेकिन अगर मैंने कह दिया आई एम गोइंग, तो अब बताओ गोइंग के लिए तो कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, तो गो हो गया। ये इनट्रांजिटिव है। क्या है फ्रेंड? इनट्रांजिटिव है। तो मेन वर्ब को आपने दो भागों में बांटा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, बाकायदा उस पर प्रभाव पड़ता है आपके कार्य करने का।
ठीक है, मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो मैं अगर एक आइसक्रीम खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, ईट का प्रभाव पड़ रहा है बाकायदे आइसक्रीम पर। जब मैंने आइसक्रीम खरीदी थी तो आइसक्रीम ऐसी थी, मैंने उस पर एक कार्य किया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह वस्तु है जिस पर हम कार्य करते हैं और हमारे कार्य करने का उस वस्तु पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इस आइसक्रीम को मैंने खरीदा और इस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये आइसक्रीम कुछ देर में ऐसी हो जाएगी, ठीक है, खाने का प्रभाव पड़ रहा है, मेरे काम करने का प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप एक रोटी खा रहे हो तो रोटी पर भी आपके काम करने का, नहीं खाने का प्रभाव पड़ेगा। रोटी कैसी थी? गोल। जब आपने उस पर काम किया तो उसको मुंह में डाल देगा, खूब अच्छे से पीस रहे हैं, वो रोटी कैसी हो गई? अब आप जानो, मुंह में गई तो कैसी हो गई, पेट में गई तो कैसी हो गई? तो रोटी पर आपने कार्य किया। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप कार्य करते हैं तो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो? इस बात को समझिएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, यस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के चूंकि यहाँ पर मौजूद है इसलिए सिंग जो ये वर्ब है वह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मेन वर्ब तो है ही लेकिन वह ट्रांजिटिव है, ठीक। तो अब देखिए, मैंने एक और आपके सामने लिख रहा हूँ कि आई एम फ्लाइंग अ काइट। यहाँ पर मैंने लिखा कि मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है, खिचड़ी का माहौल है, मकर संक्रांति जिसको आप कहते हैं, पतंग लोग उड़ा रहे हैं। तो आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे उड़ाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। छोटे रहे होंगे तो उड़ाने के लिए आपने कुछ भी उड़ा दिया होगा, आप तो पतंग उड़ाते हैं, ठीक। बच्चे, हम लोग बच्चे थे तो प्लास्टिक में ही धागा बांध कर उड़ा दिया करते थे, कुछ दूर तक उड़ता था। तो आई एम फ्लाइंग अ काइट, उड़ाने के लिए कुछ तो चाहिए, और अगर कुछ चाहिए तो और इस वर्ब के साथ ये चूंकि एक ऑब्जेक्ट लग गया तो ये वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव, ठीक है। ये कंसेप्ट है, आपने समझ लिया। इनट्रांजिटिव विदाउट वर्ब यूज होती है। अब बिना वर्ब के मैं इसको यूज करूं तो अ क्रो इज फ्लाइंग, FLYING, ठीक है, अ क्रो इज फ्लाइंग। अब आप ध्यान से देखो, अ क्रो इज फ्लाइंग, यहां पर फ्लाइंग क्या है? इनट्रांजिटिव है। क्या इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। तो भाई नीचे तो बिना ऑब्जेक्ट के ही हो गया ना। ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एक दो अलग चीजें होते हैं, ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट मत समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि वर्ब के बाद भी कुछ चीजें लिखी रहती हैं, ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। जैसे आई एम गोइंग होम, तो यहाँ होम ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कंप्लीमेंट है। इसको भी हम अलग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को। लेकिन यहाँ फ्लाइंग उड़ रहा है, उड़ने का किसी पर प्रभाव, उड़ने का काम किसी पर थोड़ी ना वो कर रहा है, बस वो उड़ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गई। बात समझ में आई? तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब का हिस्सा होती हैं। खाना पीना, हंसना गाना, सब ये सब जो है आपकी ट्रांजिटिव मतलब मेन वर्ब के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब एक्सिलरी पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ही ले रहे हैं इस वीडियो में ही। एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार से बांटी जाती है, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है, प्राइमरी और मॉडल। मॉडल एक्सिलरी ऐसी वर्ब होती हैं जिन पर सब्जेक्ट का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरी बातों को समझिएगा। कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड मॉडल वर्ब, देन वी विल से कि भाई मॉडल वर्ब वो वर्ब है जिस पर सब्जेक्ट के नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैंने अगर विल की बात कर दी आपसे तो विल अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी यूज हो सकता है, अगर विल सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी यूज हो सकता है। तो विल पर तो भाई सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समझ रहे हो। लेकिन अगर इज है तो इज दे के साथ तो नहीं यूज हो सकता। बताओ यूज होगा क्या? नहीं ना। दे के साथ तो आपको आर यूज ही करना पड़ेगा। तो ये आर और इज प्राइमरी है क्योंकि इन पर प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट के नंबर का, जेंडर का प्रभाव पड़ता है, पड़ सकता है। जैसे अभी अगर मान लीजिए सी है, ये एक वचन है तो इज, अगर यहाँ पर दे रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आर, तो यहाँ पर नंबर बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, 3 हो गया, तो इज का आर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कैन रहता, सी कैन डांस, वो नाच सकती है, और अगर वे नाच सकते हैं तो भी दे कैन, तो क्या कैन पर नंबर का इफेक्ट पड़ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं सर। तो समझने वाली बात यह है कि कैन पर सब्जेक्ट के नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो कैन इज अ मॉडल वर्ब, वाइल इज, एम, आर, ये सभी जो है आपके प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो प्राइमरी वर्ब भी 3 होते हैं। एक तो डू होता है, इसके अंतर्गत डू डज डिड को रखा जाता है, टू डू जिसको कह सकते हो आप, डू डज और डिड को। और टू हैव होता है जिसके अंतर्गत हैज, हैव, हैड को रखते हो आप, ठीक है। और एक तो होता है टू बी वर्ब जिसके अंतर्गत आप इज, एम, आर, वाज और वेयर को रखते हो। तो ये सभी आपके प्राइमरी हैं, समझ रहे हो, प्राइमरी वर्ब। ये सभी एक्सिलरी के अंतर्गत है, प्राइमरी एक्सिलरी हैं।
और मॉडल के अंतर्गत वो सभी वर्ब आती हैं, इनको छोड़कर आपने टेंस पढ़ा होगा अगर, तो वो सभी वर्ब आती हैं जो बाकी बच जाती हैं। जैसे फ्यूचर में आपने बेसिकली यूज किया विल शैल का, तो विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है, वुड हो गया। ये सभी आपकी जो है मतलब मॉडल वर्ब के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है नंबर का। ये देखो, आप डज का प्रयोग सी के साथ कर सकते हो, सी डज नॉट, लेकिन अगर दे है तो दे के साथ तो डज नॉट नहीं लगाओगे ना, दे डू नॉट करोगे। ये आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम अलग से आपको टेंस पढ़ाएंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सभी प्राइमरी हैं इसलिए क्योंकि इन पर प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट के नंबर का, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चलती हैं, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, ये अपने हिसाब से चलती हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, या जो भी इनका अपना मतलब रूल है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। शुड पर चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ ये शुड लग सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मे सबके साथ लगता है बिल्कुल समान तरीके से, विल सबके साथ समान तरीके से लग सकता है, ठीक। हालांकि विल और शैल में अंतर होता है, कहाँ यूज होता है वो एक अलग बात है, लेकिन विल सभी के साथ लगा सकते हैं, एनी केस लगा सकते हैं। लेकिन आई के साथ आप डच किसी केस में नहीं लगा सकते, आई के साथ डच नहीं लगता है। तो ये चीजें आपको समझ के चलनी है। तो ये आपने वर्ब के बारे में थोड़ा सा मतलब समझ लिया। अब हम अगली वीडियो में आएंगे तो हम प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स के यूजेस पर डिस्कशन करेंगे, इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ें, जो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश से जिनका वीक है, उनको लगातार इस चैनल के द्वारा कंटेंट दिए जा रहे हैं। आप अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। यूपीटीटी में अगर आपका अंग्रेजी है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब आप उसको और अच्छे से डीपली पढ़िए। और हम लोग बहुत कंसेप्चुअल मतलब वे में सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। बस अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए। गुड बाय।